नमस्कार। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक अहम मुद्दे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। मुद्दा है गुजरात में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना यानी PMKKY और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट्स मतलब DMF ट्रस्ट। इनके कामकाज पर CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो हालिया रिपोर्ट आई है उसके निष्कर्षों पर बात करेंगे। जी। हमारी ये बातचीत एक लेख पर आधारित है जिसमें 2025 की कैग रिपोर्ट, ये रिपोर्ट संख्या 3 है, उसका विश्लेषण किया गया है। हाँ, ये रिपोर्ट खास तौर पर गुजरात में PMKKY और DMF के कार्यान्वयन को देखती है। हमारे पास भरूच के डॉक्टर भाविक कुमार शांतिलाल वसावा का लिखा एक लेख है। तो आज का हमारा मकसद क्या है? हम इस कैग रिपोर्ट के निष्कर्षों को समझना चाहते हैं, खासकर वो आरोप जो खनन प्रभावित समुदायों के लिए जो फंड रखा गया है उसके इस्तेमाल पर हैं, और इसमें ग्राम सभा जैसी जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनकी भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। बिल्कुल। PMKKY का असल मकसद तो यही था कि खनन से जो इलाके प्रभावित हैं उनका भला हो, खासकर आदिवासी इलाकों में। और देखिए मजे की बात, स्रोत लेखक एक सवाल से शुरू करता है कि क्या गांव के नीचे जो खनिज हैं वो उन्हें अमीर बना सकते थे, मतलब एक तरह का स्वर्ग। लेकिन कैग रिपोर्ट कुछ और ही तस्वीर दिखाती है ना? बिल्कुल। तो चलिए पहले थोड़ी बुनियादी बातें साफ कर लेते हैं। CAG क्या है और इस खास रिपोर्ट का मकसद क्या था? जरूर। देखिए, CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भारत की सबसे बड़ी ऑडिट संस्था है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। इसका मुख्य काम ये देखना है कि सरकार का पैसा यानी हम सब का पैसा सही ढंग से खर्च हो रहा है या नहीं, नियम कानून के हिसाब से और प्रभावी तरीके से। अच्छा। तो ये जो रिपोर्ट है 2025 की रिपोर्ट संख्या 3, ये खास तौर पर गुजरात में PMKKY योजना और उसके तहत जो DMF ट्रस्ट बने हैं उनके कामकाज की जांच करती है। और ये PMKKY योजना का उद्देश्य क्या था असल में? देखिए, PMKKY का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। ये योजना कहती है कि खनिजों से जो रॉयल्टी मिलती है सरकार को, उसका एक हिस्सा DMF ट्रस्ट के जरिए सीधे उन लोगों और उन इलाकों की भलाई पर खर्च होना चाहिए जो खनन से सीधे तौर पर प्रभावित है। जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, साफ पीने का पानी, रोजगार के साधन, पर्यावरण सुधार, ये सब बुनियादी जरूरतें हैं। हाँ। और इसमें खास जोर उन आदिवासी क्षेत्रों पर है जहां अक्सर ये खनन होता है। तो मकसद यही है कि जो समुदाय खनन का बोझ उठा रहे हैं उन्हें विकास का फायदा भी मिले। ठीक है, ये तो हुई योजना की बात। अब आते हैं रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर। पहला बड़ा आरोप जो सामने आ रहा है वो है ग्राम सभा के अधिकारों का हनन। ये इतना अहम क्यों है संवैधानिक तौर पर, और CAG को जमीन पर क्या मिला? हाँ, ये वाकई एक गंभीर मुद्दा है। देखिए, हमारा संविधान खासकर अनुच्छेद 244 और PSA एक्ट यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, ये अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को फैसले लेने की काफी शक्तियां देता है। पैसा एक्ट, हाँ जी, ये सिर्फ शक्ति नहीं देता बल्कि ये आदिवासी समुदायों की स्वायत्तता और उनके अपने संसाधनों पर उनके अधिकार को मान्यता देने का एक बहुत जरूरी प्रयास है। और गुजरात के अपने नियम भी हैं शायद। बिल्कुल, गुजरात के अपने DMF नियम, GDMF रूल्स, उनका नियम 16(1) और 47(5) भी साफ कहता है कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले संबंधित ग्राम सभा की सहमति लेनी जरूरी है। पहले लेनी है? हाँ, और इतना ही नहीं, काम पूरा होने पर उसकी रिपोर्ट भी ग्राम सभा को देनी होती है। अच्छा, तो CAG ने क्या पाया? यहीं पर CAG की रिपोर्ट कुछ गंभीर बातें सामने लाती है, खासकर सूरत जिले के DMF के बारे में। रिपोर्ट के मुताबिक मांडवी, महुआ, बारडोली जैसे अनुसूचित क्षेत्रों में कई प्रोजेक्ट्स को कथित तौर पर ग्राम सभा की पहले से सहमति लिए बिना ही मंजूरी दे दी गई। बिना सहमति के? जी, और स्रोत लेख में ये भी लिखा है कि DMF सूरत ने ऑडिट के दौरान ये माना भी कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ था, पर उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में इसका ध्यान रखेंगे। ये तो मतलब नीति और जमीनी हकीकत में एक बड़ा फर्क दिख रहा है। बिल्कुल, इरादा तो था स्थानीय समुदायों को, खासकर ग्राम सभाओं को विकास में भागीदार बनाना, उन्हें ताकत देना ताकि विकास उनकी जरूरतों के हिसाब से हो। लेकिन अगर फैसले उनकी मर्जी के बिना लिए जा रहे हैं तो फिर ये सशक्तिकरण की जो मूल भावना है उसी पर सवाल उठता है। ये सिर्फ एक प्रोसीजरल लैप्स, एक प्रक्रियात्मक चूक नहीं है,
ये स्थानीय स्वशासन के सिद्धांत का उल्लंघन हो सकता है। और इसका सीधा असर तो उन्हीं लोगों पर पड़ता है जिनके लिए ये योजना बनी है। मतलब जिन समुदायों को खनन की वजह से मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, उन्हीं से उनके गांव में क्या काम हो रहा है ये पूछा तक नहीं गया, ऐसा आरोप है। जी। स्रोत लेखक ने तो इसे बहुत कड़े शब्दों में कहा है। क्या ये ग्राम सभा की आत्मा पर हमला नहीं है? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीधे पैसा और संविधान के अधिकारों से जुड़ता है। हाँ। क्या रिपोर्ट में यह बताया गया कि आखिर सहमति क्यों नहीं ली गई? कोई वजह दी गई? स्रोत लेख इस पर ज्यादा विस्तार से नहीं बताता कि डीएमएफ ने क्या खास वजह बताई। बस यही कि उन्होंने माना कि पालन नहीं हुआ और आगे करेंगे। लेकिन ये जो पैटर्न है ना, जहाँ प्रक्रियाओं को नजरअंदाज किया जाता है, ये अक्सर या तो प्रशासनिक सहूलियत की तरफ इशारा करता है या शायद स्थानीय निकायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल करने की अनिच्छा दिखाता है। कभी कभी ऊपर से परियोजनाओं को लागू करने का दबाव भी हो सकता है, पर वजह कोई भी हो, नतीजा एक ही है, स्थानीय आवाज दब गई। अब आते हैं पैसे वाले पहलू पर। फंड्स के मैनेजमेंट और इस्तेमाल में भी अनियमितताओं के आरोप हैं। सीएजी ने इस बारे में क्या कहा है? हाँ, रिपोर्ट फंड के इस्तेमाल, परियोजनाओं को लागू करने के तरीके और उनकी मॉनिटरिंग मतलब निगरानी में कई कमियों की तरफ इशारा करती है। एक गंभीर मुद्दा जो उठाया गया है वो है लघु और प्रमुख खनिजों से जो डीएमएफ का योगदान मिलना चाहिए उसकी कम वसूली होना, शॉर्ट कलेक्शन। कम वसूली, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि जितना पैसा खनन कंपनियों से रॉयल्टी के हिस्से के तौर पर डीएमएफ में जमा होना चाहिए था, उतना शायद हुआ ही नहीं। अच्छा। बिल्कुल। डीएमएफ को पैसा आता कहाँ से है? मुख्य रूप से जो माइनिंग लीज होल्डर है वो जो रॉयल्टी देते हैं उसका एक निश्चित प्रतिशत होता है। कम वसूली का सीधा असर ये है कि प्रभावित समुदायों के विकास के लिए उतना पैसा आया ही नहीं जितना कानूनन आना चाहिए था। इससे तो योजना का उद्देश्य ही कमजोर हो जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा सीएजी ने अप्रयुक्त फंड पर भी सवाल उठाए हैं। मतलब वो पैसा जो इकट्ठा तो हुआ लेकिन खर्च नहीं किया गया, और उसके निवेश के तरीकों पर भी सवाल है। तो चिंता ये है कि क्या ये पैसा वाकई उन लोगों तक पहुंच रहा है जिनके लिए ये है? हाँ, या ये सिर्फ बैंक खातों में पड़ा है या फिर ऐसी योजनाओं में खर्च हो रहा है जिनका कोई खास असर नहीं हो रहा। अप्रयुक्त फंड का मतलब है पैसा खातों में पड़ा है और उसका फायदा उन जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच रहा जिनके लिए वो था। और गलत इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ जाता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो फंड की कमी या उसका गलत इस्तेमाल सीधे तौर पर खनन प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं पर असर डालता है, जैसे साफ पानी है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्कूल हैं। स्रोत लेखक इसे अवैध खनन के मुद्दे से भी जोड़ता है। अच्छा, कैसे? तर्क ये है कि अवैध खनन से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान होता है बल्कि सरकार को रॉयल्टी का भी भारी नुकसान होता है, और इसका सीधा असर डीएमएफ में आने वाले पैसे पर पड़ता है। अंत में नुकसान उन्हीं समुदायों का होता है जिनके नाम पर ये फंड इकट्ठा किया जा रहा है। ये जो वित्तीय चिंताएं हैं ये सिर्फ हवा में नहीं है। देवभूमि द्वारका जिले से ये खास मामला सामने आया है जी। जो दिखाता है कि जमीनी स्तर पर ये अनियमितताएं कैसे दिख सकती हैं, खासकर सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में। क्या है ये मामला? हाँ, ये मामला नियमों के कथित उल्लंघन का एक बहुत साफ उदाहरण लगता है। देखिए, गुजरात राज्य खरीद नीति 2016 और ई प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अनुसार 5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का कोई भी काम या खरीद हो, उसके लिए खुली निविदा मतलब ओपन टेंडर प्रक्रिया अपनाना ज़रूरी है, अनिवार्य है। क्यों ज़रूरी है ये? इसका मकसद है पारदर्शिता लाना, कंपटीशन को बढ़ावा देना और ये पक्का करना कि सरकारी पैसा सबसे अच्छी कीमत पर खर्च हो, वैल्यू फॉर मनी मिले। ठीक है। तो देवभूमि द्वारका में क्या हुआ? सीएजी रिपोर्ट के हवाले से स्रोत बताता है कि देवभूमि द्वारका डीएमएफ ने 4 बड़ी परियोजनाएं जिनकी कुल कीमत 7.98 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी, कथित तौर पर बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के सीधे वीर एंटरप्राइज बारडोली नाम की एक एजेंसी को दे दी। बिना टेंडर के 7.98 करोड़ का काम? जी हाँ, ये परियोजनाएं थी: पहला, 57 स्कूलों में 1000 लीटर वाले आरओ टैंक लगाना, लागत थी करीब 1.71 करोड़ रुपए। दूसरा, 57 स्कूलों में खेलने के उपकरण देना, लागत करीब 3.13 करोड़। अच्छा। तीसरा, 57 स्कूलों में एजुकेशनल सिरेमिक चार्ट ईसीसी लगाना, लागत 1.71 करोड़। और चौथा, 55 आंगनवाड़ियों में भी यही ईसीसी लगाना, लागत 1.43 करोड़। लेकिन बिना टेंडर के कैसे दे दिया? कोई तो वजह बताई होगी। हाँ, हैरानी की बात यह है कि स्रोत के अनुसार
डीएमएफ ने इस एजेंसी को सीधे काम देने के लिए ये तर्क मान लिया कि उसने नर्मदा जिले में पहले इसी तरह का काम टेंडर के जरिए हासिल किया था। और क्या ये तर्क सही है? मतलब एक जगह टेंडर मिला तो हर जगह बिना टेंडर के काम मिल जाएगा? सीएजी के निष्कर्षों के अनुसार बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट इसे खरीद नीति का साफ उल्लंघन मानती है। उल्लंघन? हाँ, बिना खुली निविदा के डीएमएफ को ये जानने का मौका ही नहीं मिला कि क्या बाजार में और भी बेहतर या सस्ती दरें मिल सकती थीं। इससे ये पक्का नहीं हो पाया कि जनता के पैसे का सही मूल्य मिला या नहीं। सीएजी ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया से एजेंसी को अनुचित लाभ मिला, अनड्यू बेनिफिट। अनुचित लाभ? जी, और ये सिर्फ प्रक्रिया की बात नहीं है। जब टेंडर प्रक्रिया को नज़रअंदाज किया जाता है तो ये अक्सर गहरे प्रणालीगत मुद्दों का संकेत होता है। शायद पारदर्शिता की कमी या स्थानीय स्तर पर जवाबदेही का अभाव। और ये सब इस तरह के फंड के दुरुपयोग का रास्ता खोल सकता है। बिल्कुल। सार्वजनिक धन के इस्तेमाल में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए ही तो टेंडर प्रक्रिया बनाई गई है। इस मामले में उस बुनियादी सिद्धांत का ही पालन नहीं हुआ, ऐसा आरोप है। और ये मामला यहीं खत्म नहीं होता। इसी देवभूमि द्वारका केस में खासतौर पे वो जो एजुकेशनल सिरेमिक चार्ट वाली परियोजना है, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा भुगतान मतलब एक्सेस पेमेंट का भी आरोप है। आंकड़े क्या कहते हैं, ये वाकई चौंकाने वाला है। हाँ, ये पहलू तो और भी गंभीर सवाल खड़े करता है। जरा आंकड़ों को देखें जो स्रोत में दिए गए हैं। ईसीसी परियोजना को मूल रूप से 55 स्कूलों के लिए 1.43 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी। ये फरवरी 2018 की बात है। ठीक है। बाद में 42 स्कूलों में काम पूरा होने पर 1 करोड़ 26 लाख रुपए का फाइनल पेमेंट किया गया अगस्त 2018 में। इसका मतलब हुआ हर स्कूल के लिए लगभग 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए प्रति स्कूल ईसीसी के लिए। अब इसमें गड़बड़ी कहाँ नजर आई? देखिए, स्रोत बताता है कि सीएजी ऑडिट ने पाया कि नर्मदा जिले में इसी एजेंसी वीर एंटरप्राइजेज ने ईसीसी के साथ साथ इंडोर गेम किट देने का काम भी किया था। और इन दोनों चीजों के लिए मिलाकर प्रति स्कूल 2.60 लाख रुपए लिए थे। अच्छा, नर्मदा में ईसीसी और गेम किट दोनों मिलाकर 2.60 लाख। जी, और उस 2.60 लाख में से भी सिर्फ ईसीसी की लागत लगभग 1.5 लाख प्रति यूनिट आंकी गई की। 1.5 लाख रुपए। हाँ, लेकिन देवभूमि द्वारका डीएमएफ ने कथित तौर पर सिर्फ ईसीसी लगाने के लिए ही प्रति स्कूल 3 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। ये तो नर्मदा जिले के दर से सीधा दुगना हो गया। बिल्कुल, हिसाब सीधा है। अगर एक ईसीसी की वाजिब कीमत 1.5 लाख रुपए थी तो 42 स्कूलों के लिए कुल भुगतान 63 लाख रुपए होना चाहिए था। लेकिन भुगतान किया गया 1 करोड़ 26 लाख रुपए, यानी 3 लाख रुपए प्रति स्कूल के हिसाब से। इसका मतलब है कि एजेंसी को कथित तौर पर 63 लाख ज्यादा दे दिए गए। 63 लाख रुपए ज्यादा? ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी, ये आंकड़े सीएजी के उस अनुचित लाभ वाले निष्कर्ष को और पुख्ता करते हैं, जो सीधे तौर पर खुली निविदा प्रक्रिया ना अपनाने से जुड़ा है। अगर कंपटीशन होता तो शायद कीमतें काफी कम होती। सही बात है। ये मामला सिर्फ एक एजेंसी को हुए कथित फायदे का नहीं है, बल्कि ये पूरी व्यवस्था में वित्तीय नियंत्रण और जवाबदेही की कमी को दिखाता है। स्रोत में ये भी लिखा है कि नवंबर 2024 तक देवभूमि द्वारका डीएमएफ से इस भारी अंतर पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला था। कोई जवाब नहीं? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जवाबदेही के तंत्र के बारे में, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। अगर सार्वजनिक धन जो कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए था कथित रूप से इस तरह दुरुपयोग हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और क्या सुधार के कदम उठाए जा रहे हैं? ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, ये उन मौकों का नुकसान है जो उन समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे। शोध का लेखक ये भी दावा करता है कि ये समस्याएं सिर्फ सूरत या देवभूमि द्वारका तक ही सीमित नहीं है। उनका कहना है कि भरूच, जहां अवैध खनन के मुद्दे भी काफी गंभीर बताए गए हैं, नर्मदा और छोटा उदयपुर जैसे दूसरे जिलों में भी कथित तौर पर इसी तरह की अनियमितताएं हो सकती हैं। तो इस सब का क्या मतलब निकाला जाए? स्रोत में क्या बड़े सवाल उठाए गए हैं? इन निष्कर्षों के आधार पर स्रोत लेखक कुछ बहुत व्यापक और गंभीर सवाल खड़े करता है। वो पूछता है कि ये कथित खुली लूट और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कब रुकेगा। वो सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के चुने हुए नुमाइंदों और आदिवासी अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों की इस मामले पर कथित चुप्पी पर भी सवाल उठाता है। यहाँ हमारा मकसद इन सवालों का समर्थन या विरोध करना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि सीएजी रिपोर्ट का विश्लेषण करने वाला स्रोत ये गंभीर मुद्दे सार्वजनिक बहस के लिए सामने ला रहा है।
जी, और ये मुद्दे सीधे तौर पर सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े हैं। गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। चलिए, अब तक हमने जो चर्चा की उसके मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। हमने सीएजी रिपोर्ट के विश्लेषण के आधार पर गुजरात में पीएमकेकेवाई और डीएमएफ के कामकाज से जुड़े कई गंभीर आरोपों पर बात की। हाँ, इनमें शामिल हैं अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए ग्राम सभाओं की सहमति कथित तौर पर न लेना, जो पेसा कानून की भावना के खिलाफ है। बिल्कुल। वित्तीय प्रबंधन में गड़बड़ियां, जैसे फंड का पूरा इस्तेमाल न होना और खनन कंपनियों से पूरा योगदान वसूल न कर पाना। जी, कम वसूली और अप्रयुक्त फंड का मुद्दा। और देवभूमि द्वारका जिले के वो चौंकाने वाले मामले जहां बिना टेंडर के करोड़ों के काम दिए गए और एजुकेशनल सेरामिक चार्ट जैसी चीजों के लिए कथित तौर पर दोगुनी कीमत चुकाई गई। हाँ, ये पूरी चर्चा कुछ बुनियादी बातों के महत्व को रेखांकित करती है। पारदर्शिता, नियमों और प्रक्रियाओं का ईमानदारी से पालन और प्रभावी निगरानी। ये बातें तब और भी ज़रूरी हो जाती हैं जब मामला सार्वजनिक धन का हो, और ख़ासकर उस धन का जो समाज के सबसे ज़रूरतमंद वर्गों और खनन जैसी गतिविधियों से प्रभावित समुदायों के कल्याण के लिए रखा गया है। सही का। खुली निविदा प्रक्रिया हो या ग्राम सभा से परामर्श, ये सिर्फ कानूनी ज़रूरतें नहीं हैं, ये लोकतांत्रिक सुशासन और स्थानीय सशक्तिकरण की नींव है। सीएजी जैसी संस्थाएं इन प्रक्रियाओं पर निगरानी रखने का महत्वपूर्ण काम करती हैं, और उनकी रिपोर्टों पर गंभीरता से ध्यान देना और कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। और अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो इस पूरी चर्चा और स्रोत सामग्री से ही उपजा है। पैसा कानून आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा को इतने अधिकार देता है। जी, इसे ध्यान में रखते हुए वो कौन सी ठोस व्यवस्थाएं या प्रक्रियाएं हो सकती हैं जो ये सुनिश्चित करें कि डीएमएफ जैसा विकास फंड वास्तव में स्थानीय लोगों की जरूरतों और उनकी प्राथमिकताओं के हिसाब से खर्च हो। हाँ, मतलब हम सिर्फ प्रक्रिया पूरी करने, जिसे प्रोसीजरल कंप्लायंस कहते हैं, उससे आगे बढ़कर सच्चे सामुदायिक सशक्तिकरण यानी जेन्युइन कम्युनिटी एम्पावरमेंट तक कैसे पहुंच सकते हैं, जहां फैसले लेने की ताकत वाकई उन लोगों के हाथ में हो जिनके जीवन पर इन परियोजनाओं का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। ये सवाल भविष्य में इस तरह की योजनाओं को और बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। सोचने वाली बात है।